तो आज हम सीएनएस का लास्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है ड्रग्स फॉर मेनिया एंड डिप्रेशन। तो देखो, ये मेनिया और डिप्रेशन होते क्या हैं? ये एक टाइप के मूड डिसऑर्डर होते हैं। अब मूड डिसऑर्डर में ये बिल्कुल ही पोलर अपोजिट होते हैं। जैसे मूड डिसऑर्डर 3 टाइप के होते हैं: मेनिया, डिप्रेशन और दोनों के बीच का मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस और बाइपोलर डिसऑर्डर, दोनों मतलब एक ही है। तो मेनिया और डिप्रेशन नाम से समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या क्या होगा मोटा मोटा। कि डिप्रेशन है, बॉडी बिल्कुल डिप्रेस्ड होगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल हर चीज़ बॉडी को अनप्लेजेंट लगेगी। मेनिया में क्या होगा? बॉडी ओवर एक्टिव होगी, ओवर अग्रेसिव होगी, ओवर एंजाइटी होगी बॉडी में, तो एनर्जी ज़्यादा होगी बॉडी में। इस केस में एनर्जी कम होगी बॉडी में, एक तरीके से मोटा मोटा लेमैन की लैंग्वेज में। और मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसका मतलब दोनों में अल्टरनेट करता रहेगा ये बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। अब देखो, अक्यूट मेनिया क्या होता है कि अब मेनिया के अक्यूट सिम्टम जब आते हैं तो पेशेंट किसी को भी मार सकता है। पेशेंट इतना ओवर अग्रेसिव है, वो किसी को भी मार, वो जानलेवा है पेशेंट। तो इस केस में पेशेंट को कौन से ड्रग्स दोगे? सेडेटिव्स दोगे ताकि पेशेंट शांत हो जाए, पेशेंट का दिमाग शांत हो जाए। ठीक है। सेडेटिव्स दोगे या फिर एंटीसाइकोटिक्स दोगे जैसे बेंजोडाइजेपिन, ये सब दोगे। और मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए तुम दोगे लिथियम। लिथियम का एक्शन आने में लगता है 7 से 8 दिन, लेकिन क्योंकि अक्यूट मेनिया है तो तुम इसे मेनली सेडेटिव ज़रूर दोगे। और अगर प्रोफाइलैक्सिस के लिए देना है तो तुम उसे सिर्फ लिथियम दोगे, तब सेडेटिव ज़रूरत कुछ नहीं है। ठीक है। अब लिथियम हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है इन बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन। तो एक बार उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि लिथियम की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। कि पहला पॉइंट तो ये कि लिथियम का 100% ओरल एब्जॉर्प्शन है, 100% ओरल एब्जॉर्प्शन। हाफ लाइफ इसकी है 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में ये आधी हो जाती है प्लाज्मा कंसनट्रेशन है इसका। देते कब है इसको? इसे दिन में 3 बार देते हैं टीडीएस। और इसका बहुत ही नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इसका मतलब ये कि बहुत थोड़े से प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ने पे इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि 0.5 से 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देते हैं हम लोग प्रोफाइलैक्सिस में। प्लाज्मा कंसनट्रेशन मतलब इतनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन होनी चाहिए प्रोफाइलैक्सिस में। ठीक है। 0.8 से ही 1.2 तक ये हम लोग देते हैं, या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेशन होनी चाहिए ट्रीटमेंट करने के लिए अक्यूट मेनिया में। ठीक है। या फिर अक्यूट डिप्रेशन है। जैसे ही 1.2 से ग्रेटर देन 1.5 तक आ गई, 1.5 पे तुम्हारी टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाएगी और ग्रेटर देन 2 पे तुम्हारी टॉक्सिसिटी बिल्कुल अक्यूट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमेशा इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन लगातार मॉनिटर करना रहता है। और कब मॉनिटर करते हैं? हमेशा ट्रफ लेवल मॉनिटर करते हैं। ट्रफ लेवल का मतलब कि उसका लोएस्ट पॉइंट, जब वो प्लाज्मा में लोएस्ट पॉइंट पे हो। तो लोएस्ट पॉइंट पे कब होगी? जब 24 घंटे में इसकी हाफ लाइफ हो जा रही है। तो जब तुम डोज दोगे उसके 12 घंटे बाद चेक करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तब उसकी लोएस्ट होगी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि तुम दिन में 3 बार देना है, दिन में 3 बार देना है, तो इसका मतलब क्या है? तुम 8-8 घंटे पे दोगे इसको। 24 घंटे हैं अगर दिन में, तो 8-8 घंटे पे दोगे, तो 12 घंटे पे उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम होगी अप्रॉक्स। एक और पॉइंट देखते हैं कि जो बॉडी में Na+ आयन प्रेजेंट होते हैं, तो जो बॉडी है वो Na+ और लिथियम में दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। तो अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल वो फास्टिंग कर रहा है, फास्टिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स कम होगी, Na+ भी कम होगा। तो बॉडी को पता नहीं कि Na+ है कि Li+ है, मतलब लिथियम है, ये दोनों को ही बराबर रिटेन करेगी। और क्योंकि लिथियम तो मैं पहले से ड्रग में दे रहा हूँ, और जब बॉडी लिथियम को रिटेन भी करने लगेगी किडनी से, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी बहुत जल्दी। जैसे इसी का एग्जांपल है थायराइड्स या फिर डायूरेटिक्स, जो बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं Na+ और लिथियम+ दोनों का, जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है। तो लिथियम के नाम में ये THI, थाई मतलब थायराइड की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। और L से लिसिनोप्रिल और I से इंडोमेथासिन, इन दोनों के केस में भी इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है। तो इसके टॉक्सिसिटी के सिम्टम क्या आते हैं? कैसे पहचान होगा कि लिथियम की टॉक्सिसिटी हो चुकी है? तो उसमें आते हैं तुम्हारे दैट सिम्टम्स, DAT। इफ दैट सिम्टम्स कम, लिथियम टॉक्सिसिटी, कम टू हॉस्पिटल। D फॉर डायरिया, A फॉर एटेक्सिया, T फॉर टिनाइटस। दैट सिम्टम आते हैं लिथियम के टॉक्सिसिटी में। ठीक है। अब लिथियम का एक्सक्रीशन कैसे होता है? मेनली किडनी से होता है। स्वेट से भी 4% हो सकता है, और अगर किडनी फेल हो जाए तो हम लोग हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब लिथियम के बारे में कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना कि इस पे बॉडी में इफेक्ट से आता है। तो उसका निमोनिक ये लिथियम से, LITHIUM, लिथियम। L से और I से ल्यूकोसाइड इंक्रीज, इसका मतलब ल्यूकोसाइटोसिस कराता है ये। ठीक है। T से ट्रेमर्स कराता है, जो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। H से हाइपोथायरॉयडिज्म कराता है, गॉइटर। I से और U से इंक्रीज यूरिन, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, पॉलीयूरिक। M से मदर्स में ये नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है तुम्हारे प्रेगनेंसी में। नहीं सॉरी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, अवॉइड करते हैं इसको, लेकिन इमरजेंसी में हम लोग प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, नॉर्मली अवॉइड करते हैं इसको। ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं लिथियम के? मेनिया में भी यूज़ करते हैं, बाइपोलर में भी यूज़ करते हैं, डिप्रेशन में भी यूज़ करते हैं, और न्यूट्रोपीनिया में भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोपीनिया मतलब क्या होता है कि तुम्हारे न्यूट्रोफिल कम हो गए हैं, और ये ड्रग क्या कराता है? ल्यूकोसाइटोसिस, मेनली न्यूट्रोफिलिया कराता है, मेनली न्यूट्रोफिल का अमाउंट बढ़ाता है।
तो न्यूट्रोपिनिया में तुम दोगे तो न्यूट्रोफिल के अमाउंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि मीनिया में क्या होता है, मीनिया में तुम्हारे ब्रेन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। जब कैल्शियम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन न्यूरॉन हो रहा है, ये मीनिया है। डिप्रेशन जो उसका उल्टा है, उसमें उसका पैथोलॉजी ये है कि डिप्रेशन में तुम्हारे ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन की प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है डिप्रेशन में। BDNF की डिफिशियंसी हो जाती है, ये होता है इसके पैथोलॉजी, इसका ये मेन रूट कॉज है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेनिया का ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो नॉर्मली ब्रेन में इस केस में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन होता है, ये जब दो पार्ट में टूटता है न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने पे, एक्टिव और इनएक्टिव पार्ट, तो ये एक्टिव पार्ट जो है ये PIP2 को कन्वर्ट करता है IP3 में। PIP2 मतलब फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट और IP3 मतलब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसमें सिर्फ IP इन सब का खेल है। ये PIP2 कन्वर्ट होता है IP3 प्लस DAG में। ये IP3 ही जाके कैल्शियम का इंक्रीज कराता है बॉडी में, जिससे मेनिया होता है, ठीक है। अब धीमे धीमे IP को कम करते जाओ, IP3 से बनता है IP2, IP2 से बनता है IP से बनता है फिर सिर्फ I मतलब इनोसिटोल, फिर धीमे धीमे P जोड़ते जाओ, फिर इनोसिटोल से रिसाइकल होकर, जब भी साइकिल होता है पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो बनता है इनोसिटोल से PI मतलब फॉस्फेटिडाइड इनोसिटोल, P आगे जोड़ना है, फिर PIP, फिर PIP2, फिर ये P आगे आ जाएगा और फिर ये बन जाएगा IP3, ठीक है। तो लिथियम क्या करता है, इस स्टेज और इस स्टेज, इन दोनों स्टेज को ब्लॉक करता है तुम्हारा लिथियम, मतलब IP2 से IP में कन्वर्जन और IP से इनोसिटोल में कन्वर्जन। तो अल्टीमेटली IP3 की वैल्यू घटाता है, जिससे मीनिया ट्रीट होता है, ठीक है। अब डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करता है लिथियम, कि दोनों को ट्रीट करता है लिथियम, ठीक है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों। तो डिप्रेशन में क्या होता है, BDNF की डिफिशियंसी होती है। क्यों होती है, क्योंकि BDNF मेटाबोलाइज हो जाता है एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है GSK3 बीटा। तो लिथियम आके इस GSK3 बीटा को इनहिबिट कर देता है, जिससे इसकी अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। तो अगर बॉडी में अक्यूट मीनिया है तब भी लिथियम दोगे। और अगर बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, मीनिया भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, और बॉडी कुछ समय के लिए नॉर्मल भी रहती है। मतलब 3 स्टेज होते हैं इसमें, मेनिया, डिप्रेशन और नॉर्मल। तो मेनिया में, अक्यूट मेनिया में ट्रीटमेंट में लिथियम, अक्यूट डिप्रेशन में ट्रीटमेंट में तुम लिथियम, नॉर्मल केस में अगर पेशेंट नॉर्मल है तो भी मेनिया के प्रोफाइलैक्सिस के लिए लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्रेशन के लिए भी हम लोग लिथियम देते हैं, क्योंकि सुसाइड के रेट्स को कम करता है। तो ओवरऑल इसमें सिर्फ लिथियम ही लिथियम है, ठीक है। अब प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिया में और भी कुछ ड्रग्स देख सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एक देते हैं एंटीपिलेक्टिक ड्रग्स देख सकते हैं, जैसे कार्बामाजेपिन, टोपिरामेट, वालप्रोएट, और हम लोग देते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब देखो लिथियम हम लोग नॉर्मली प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, इमरजेंसी केस में दे सकते हैं पर अवॉइड करते हैं। तो प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होंगे, ठीक है। वैसे ही प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्रेशन में लिथियम तो देते ही हैं, साथ में लेमोट्रिजीन भी देते हैं। अब अगर डिप्रेशन की बात करें थोड़ा और डिटेल में, तो ओल्ड थ्योरी कहती थी कि डिप्रेशन किस वजह से होता है बॉडी में, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मोनोअमीन्स। मोनोअमीन जिनमें एक अमीन ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन। लेकिन अब न्यूअर थ्योरी कहती है कि डिप्रेशन का रूट कॉज है डिक्रीज इन ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। अब असल में ये दोनों कनेक्टेड ही होते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी में मोनोअमीन से ही तुम्हारा ये BDNF बनता है। तो अगर मोनोअमीन्स कम होंगे तो BDNF कम होगा, और ये BDNF तुम्हारा चाहिए होता है डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और क्योंकि ये कम हो गया तो डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं डिप्रेशन के ड्रग्स थोड़ी डिटेल में। एंटी डिप्रेसेंट्स तो ये 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल आते हैं जो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं, मतलब 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का। एटिपिकल आते हैं जो दूसरे मैकेनिज्म से और काम करते हैं। टिपिकल और एटिपिकल में बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस ये है कि टिपिकल ड्रग्स के कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे वो लिबिडो कम करता है, सेक्सुअल ड्राइव और इजैकुलेशन टाइम को बढ़ाता है। लेकिन एटिपिकल ड्रग्स के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये ड्रग्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब पहले टिपिकल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक माओ इनिबिटर और एक रीअपटेक इनिबिटर, जो सेरोटोनिन का रीअपटेक को इनिबिट करते हैं ताकि सेरोटोनिन लंबे समय तक लेफ्ट में रहे। माओ इनिबिटर 2 टाइप के होते हैं, माओ ए इनिबिटर, माओ बी इनिबिटर। पहले हमने पढ़ा था, ए मतलब ऑल प्लेसेस जो सारे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, बी मतलब सिर्फ ब्रेन में जो सिर्फ डोपामिन को ब्रेक डाउन करते हैं। रीअपटेक इनिबिटर भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेलेक्टिव माओ ए इनिबिटर। उसका एग्जाम्पल है मोक्लेबेमाइड। मोक्लेबेमाइड का निमोनिक क्या है, रीमा। रीमा ये इसका निमोनिक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, रीमा, ठीक है। ये रिवर्सिबल इनहिबिटर, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोक्लेबिमाइड, ठीक है। अब आते हैं रीअपटेक इनहिबिटर भी। रीअपटेक इनहिबिटर 2 टाइप के होते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव जो रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं
वो मेनली तुम्हारा सेरोटोनिन का लेवल ही बढ़ाते हैं और नॉर एड्रेनलिन का लेवल ही बढ़ाते हैं। और क्योंकि नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं तो ये हार्ट डिजीज में इसको हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। और सीवियर डिप्रेशन में इसको ही हम लोग देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट होते हैं। सेलेक्टिव जो होते हैं, सेलेक्टिव रिएप्टेक इनहिबिटर, ये सिर्फ सेरोटोनिन का लेवल ही बढ़ाते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग इसको सीवियर डिप्रेशन में नहीं देते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में दे सकते हैं, लेकिन ये हार्ट डिजीज नहीं, हार्ट डिजीज में दे सकते हैं इसे, मतलब इनसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे हार्ट डिजीज में। क्योंकि नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है तो हार्ट प्रेशर ले आता है, तो नॉर्मल हार्ट डिजीज में इसको हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन मोर पोटेंट भी यही है, ठीक है। तो देख के देना होता है पेशेंट को कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये तो हो गया तुम्हारे नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव, एक जनरल आइडिया हो गया। अब नॉन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर सीवियर डिप्रेशन में दे सकते हैं और हार्ट डिजीज में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एसएनआरआई। एसएनआरआई का मतलब होता है सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनसे मिलते जुलते एक और नाम होते हैं, एक होता है एसएनआरआई, एक होता है एसएसआरआई। एसएसएनआरआई में ये एस मतलब होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। जो एसएसआरआई होता है उसके पहले एस का मतलब होता है सेलेक्टिव। ये तो पूरा नॉन सेलेक्टिव है, नाम में लिखा है, तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लिख दिया सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन। उसमें एस एस है तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वो आगे आएगा, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से एग्जाम्पल है प्रामीन्स, एमीप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, देसीप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन और नॉरट्रिप्टाइलिन। लेकिन ये करंटली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल ये H1 ब्लॉकर हैं, M ब्लॉकर हैं, अल्फा ब्लॉकर है, सीजर करवाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं। H1 ब्लॉक है तो इससे वेकफुलनेस होती है तो इसका उल्टा सेडेशन करवाएंगे। M ब्लॉकर है तो इससे सीधे बहुत सारे मस्कुलानिक सिम्टम्स भी आएंगे और ये एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में नहीं दे सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर है तो बीपी भी कम करवाएंगे, तो इनके बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं एसएनआरआई। एसएनआरआई बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, ये सीवियर डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। एसएनआरआई सेरोटोनिन नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो एसएनआरआई के एग्जांपल्स हैं वेनलाफैक्सिन, देसी वेनलाफैक्सिन, मिलनासिप्राम, लिवोमिलनासिप्राम और डिलोक्सेटिन। ये सीवियर डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस और हार्ट डिजीज में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो तो नॉन सेलेक्टिव वाला कोई नहीं दे सकते हैं। अब अब आते हैं एसएसआरआई पे। एसएनआरआई हो गए, अब आता है एसएसआरआई पे। एसएसआरआई मतलब ये हमारा सेलेक्टिव वाला पार्ट, ये, ठीक है। तो एसएसआरआई का फुल फॉर्म है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये हार्ट डिजीज में दे सकते हैं और ये माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, सीवियर में नहीं, माइल्ड टू मॉडरेट में। तो अगर एग्जाम में सिर्फ डिप्रेशन बोले मतलब माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर नहीं, तो इसमें एसएसआरआई ही देंगे। एसएसआरआई और भी कई जगह दे सकते हैं हम लोग, जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर में दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। फॉर एग्जांपल जीएडी, फोबिया, बुलीमिया, ओसीडी, पीटीएसडी, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इन सब में दे सकते हैं हम लोग एसएसआरआईज। तो एसएसआरआईज के एग्जांपल हैं फ्लुओक्सेटिन, पारोक्सेटिन, डेपोक्सेटिन, फ्लूवोजामिन, सेरिट्रालिन और सिटालोप्राम और एस सिटालोपाम जो इसका आइसोमर है, ठीक है। अब ये डेपोक्सेटिन का एक और यूज़ होता है प्रीमेचर एजुकुलेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सारे ड्रग्स हमारे ड्रग ऑफ चॉइस है, नॉर्मल डिप्रेशन है, माइल्ड टू मॉडरेट में, और न्यूरोटिक डिसऑर्डर में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। वहाँ हमने पढ़ा था ना साइकोटिक डिसऑर्डर और न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस है। साइड इफेक्ट क्या है इनके, मोस्ट कॉमन वही नॉइज़िया वॉमिटिंग। सेक्सुअल साइड इफेक्ट कुछ इनके हैं जैसे लिबिडो कम करना और डिलेड इजैकुलेशन और एनऑर्गेस्मिया करवाते हैं ये। अब देखो ये क्योंकि ये डिलेड इजैकुलेशन करा रहे हैं तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में इसको दे सकते हैं, समझ रहे हो। अब एक होता है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर सडनली तुमने एसएसआरआई ड्रग थेरेपी स्टॉप कर दी, अगर पेशेंट एसएसआरआई के ड्रग थेरेपी पे चल रहा है और तुमने सडनली ड्रग को स्टॉप कर दिया, तो उसमें कुछ सिम्टम आएंगे विड्रॉ सिम्टम टाइप के, जैसे टकीकार्डिया होगा, एंजाइटी होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए इसकी टेपरिंग की जाती है, सिमिलरली जैसे हम लोग स्टीरॉयड की टेपरिंग करते हैं और सडनली स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो फ्लुओक्सेटिन है वो तुम्हारा लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है और इसके मिनिमल रिस्क होते हैं सिम्टम आने के, ये विड्रॉल वाले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एटिपिकल ड्रग्स पे। तो हमने यहाँ पे दो टाइप के ड्रग्स पढ़े थे एंटी डिप्रेसेंट्स में, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल में था माओ इनहिबिटर और रिएप्टेक इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर में ए बी, रिएप्टेक में नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव। माओ इनहिबिटर हमने मेनली सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर के बारे में पढ़ा सिर्फ, जिसका नाम है मोक्लेबेमाइड। रीअपटेक इनहिबिटर में हमने दोनों टाइप के पढ़े, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव भी दो टाइप के होते हैं, टीसी और एसएनआरआईज, वो दोनों पढ़ लिए हमने, और सेलेक्टिव में हमने एसएसआरआईज पढ़ ली है, ठीक है। अब आते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स पे। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के तुम्हारे एग्जांपल हैं विप्रापियोन, एमिनेप्टिन, टियानेप्टिन, मेटाजापिन, अमोक्सापिन, विलाजोडोम, वार्टियोसिटिन और एस्केटामिन।
इसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तुमको याद रखने हैं वो ब्यूप्रापियोन है। ब्यूप्रापियोन ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे मिलते जुलते एक और ड्रग होते हैं जिसका नाम होता है बस्पिरोन। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका क्या है? बस्पिरोन ब्यूप्रापियोन, बस्पिरोन ब्यूप्रापियोन। तो बस्पिरोन, रोन रोना, तो मतलब इसे कब दोगे? जब पेशेंट रो रहा है। रोता कब है? एंजाइटी में रोता है। तो एंटी एंजाइटी के तौर पे इसको यूज़ करते हैं बस्पिरोन को, ठीक है। ब्यूप्रापियोन, पियो, इसे कब दोगे? जब पेशेंट पीता बहुत है। मतलब ये एंटी स्मोकिंग ड्रग है, ये सुट्टा पीने पे देते हैं हम लोग पेशेंट को। तो ब्यूप्रापियोन एक एंटी स्मोकिंग ड्रग है और बस्पिरोन एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, ठीक है। अब इन ड्रग्स के बारे में थोड़ा और अगर देख लें तो ये एमिनेप्टिन और टायनेप्टिन बीडीएफ के अमाउंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, और ये रीअपटेक को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। एमोक्सापिन ये तुम्हारा D2 का ब्लॉकर है, और ये विलासिडोन और वोल्टियोजेटिन ये तुम्हारे 5-HT अमाउंट के 5-HT को बढ़ाते हैं, मतलब सेरोटोनिन को बढ़ाते हैं। और जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर होते हैं, 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं ना, 5-HT 1 2 3 4, तो 1 में जो 1A वाला है उसके ये एगोनिस्ट है, ठीक है। एस्केटामिन जो है वो NMD रिसेप्टर ब्लॉकर है, एक तरीके से नेजल स्प्रे की तरह यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में हम लोग एस्केटामिन को देते हैं। तो ये भी याद कर लो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में क्या देते हैं, ब्यूप्रापियोन और एस्केटामिन इंपॉर्टेंट है। अब एक और ड्रग आता है ब्रेक्सानोलोन। ब्रेक्सानोलोन कब देते हैं हम लोग? पोस्टपार्टम डिप्रेशन में देते हैं, जब मदर अपने चाइल्ड को डिलीवर करती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हम लोग देते हैं ब्रेक्सानोलोन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम याद रखना ज़रूरी है, जो एंटी एटिपिकल में ही आता है, मिर्टाज़ापिन। मिर्टाज़ापिन के कई सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे ये अल्फ़ा 2 का एंटागोनिस्ट है। अल्फ़ा 2 जो तुम्हारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होता है। 5-HT2, 5-HT3 और 5-HT4 इन तीनों का ये एंटागोनिस्ट है। इसका मतलब कि अगर मान लो ये तुम्हारा सेरोटोनिन है जो रिलीज हो रहा है न्यूरॉन से, तो ये प्री साइनेप्टिक पे जो अल्फ़ा 2 इसको ब्लॉक कर देगा। सेरोटोनिन का जो 4 रिसेप्टर है 1 2 3 4, इनमें से 2 3 4 को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ 1 को रहने देगा, जिससे तुम्हारा सेरोटोनिन का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। और साथ साथ ये क्या एक टाइप का NSSA है। NSSA का फुल फॉर्म होता है नॉर एड्रिनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। मतलब सेरोटोनर्जिक मतलब कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा रहा है, एंटी डिप्रेसेंट तो ये है ही, स्पेसिफिक ये है क्योंकि स्पेसिफिकली ये 2 3 4 को ब्लॉक कर रहा है और 1 को छोड़ रहा है। नॉर एड्रिनर्जिक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अल्फ़ा 2 को ब्लॉक कर रहा है। तो जब नॉर एड्रेनलिन यहाँ से रिलीज होगा तो नॉर एड्रेनलिन किस किस पे एक्ट करता है? याद करो, नॉट ऑल, वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2, तो वो बीटा 2 को छोड़ के सब पे ऐड करता है। लेकिन तुमने अल्फ़ा 1 को इनहिबिट कर दिया है, तो ये भी ज़्यादा रिलीज़ होगा और ये भी इनहिबिट कम होगा, जिससे ये अल्फ़ा और बीटा पे ज़्यादा ऐड करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये नॉर एड्रेनर्जिक स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा लास्ट लेक्चर ख़त्म होता है। अब 2 और सब टॉपिक्स हैं CNS के, जैसे एक ये है सीडेटिव हिप्नोटिक्स और एक आगे ड्रग ऑफ अब्यूज़ वाला टॉपिक है, तो उसे हम लोग बाद में निपटा लेंगे। तो अभी के लिए CNS यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू। और अगर तुम लोग की सीरीज़ पसंद आ रही हो यार, तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि उनको ही मदद हो जाए और मेरी भी मदद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।